तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग घटना चक्र ज्योग्राफी देख रहे हैं, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम लोग टॉपिक नंबर 6 पे आ चुके हैं। हम लोग एक साथ 2-3 टॉपिक कवर कर रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो सके। आज जो हमें डिस्कस करना है वो हम लोग जो हमारे जलप्रपात हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो झीलों से क्वेश्चन बने हैं उनको डिस्कस करेंगे, प्राकृतिक आपदाओं से जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और भारत देश के भीतर जो मिट्टियां हैं उनसे भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन मिट्टियों के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगी। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो जलप्रपात और झीलों से संबंधित है। वैसे जलप्रपात से है, फिर उसके बाद आपको ये भी बताना होगा ना कि कौन से जगह पर है, और साथ में कौन से जो पानी का सोर्स है वो कौन सा है, कौन सी नदी है। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि जो चिल्का झील है बताइए ये कहाँ पर स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ऑप्शंस देखें, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि उड़ीसा। जो चिल्का झील है ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये आपको उड़ीसा में मिल जाएगी, और ये जो है भारत देश के भीतर स्थित खारे पानी की एक लैगून लेक है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और सबसे बड़े जो खारे पानी की झील है उसके रूप में इसको जाना जाता है। देखिए दो क्वेश्चन बनता है, एक सांभर लेक और एक चिल्का लेक। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो तो हो जाएगी उड़ीसा की चिल्का लेक। लेकिन सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील अगर कोई पूछे तो भैया वो सांभर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था और उसका उत्तर भी आयोग ने सांभर झील ही माना था, और ऑप्शन में चिल्का झील भी दिया था। ठीक है, फिर से बता रहे हैं वरना गलती हो जाएगी कि खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो तो भैया अपनी उड़ीसा की चिल्का है, लेकिन सबसे ज़्यादा खारे पानी की जो झील, यानी कि कौन सी झील का पानी सबसे ज़्यादा खारा है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सांभर लेक, यानी कि लेक सांभर, जो कि राजस्थान में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, अभी हमने देखा कि सबसे खारे पानी की झील कौन थी, अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ सबसे बड़ी जो मीठी पानी की झील है वो कौन सी है। ऑप्शंस देखिए, कोलेरू, और इसके साथ ये भी देखे जाया करिए कि जो झीलें दी गई हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। वुलर, मल सरोवर, और तीसरा क्या है, मल सरोवर हो गया, सॉरी ये मल सरोवर नहीं होना चाहिए, नल सरोवर है दरअसल। देखो तो कुछ भी, ये नल सरोवर है भैया, नल सरोवर। ठीक है, तो कोलेरू के मतलब कोलेरू है, वुलर, नल सरोवर या फिर सांभर। अभी हमने आपको बताया कि जो सांभर है वो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, तो ये तो होगा ही नहीं। बचा हमारे पास वुलर, कोलेरू या फिर नल सरोवर। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा बी वाला, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो वुलर लेक है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है, और चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अगर आप इसका PDF रखना चाहें तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जुनून पढ़ाई का उसका नाम है टेलीग्राम चैनल का, और साथ में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए कह रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो तो लेक वुलर है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो वुलर झील है वो है। यह जल आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु अगर सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की जो कोलेरू लेक है ना वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आयतन की यानी वॉल्यूम की दृष्टि से दिया गया है, और वो क्या है, वुलर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। आप विकल्प देखिए कि एक साइड झील दिया है, दूसरी साइड अवस्थिति दी गई है, और आपसे जानना चाह रहे हैं कि बताइए क्या आपको पता है कि नहीं कौन सी झील किस स्टेट से बिलोंग करती है। एक साइड लोनार, और लोनार के आगे कह रहे हैं मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश की झील नहीं है भैया, ये महाराष्ट्र की झील है। अभी कुछ टाइम पहले ये चर्चा में थी, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना वो पिंक हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ पे शैवालों की वृद्धि हो गई थी। और एक और चीज़ के लिए लोनार जो लेक है वो जानी जाती है, यानी कि ये किस टाइप की लेक है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
आगे देखिए नक्की, कह रहे हैं नक्की गुजरात, तो भैया नक्की जो है ना ये गुजरात की नहीं बल्कि ये राजस्थान की लेक है। कहाँ की है? तो राजस्थान की है गुजरात, सॉरी नक्की जो है ये राजस्थान की लेक है और गुजरात दिया है तो ये भी नहीं होगा। कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश, तो हाँ एकदम सही बात है, कोलेरू जो है वह आंध्र प्रदेश की ही लेक है। पुलिकट कह रहे हैं केरल, तो पुलिकट जो है ना वो केरल की नहीं, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे अवस्थित झील है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। बाकी सारे विकल्प जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि लोनार महाराष्ट्र की है, नक्की राजस्थान की है, कोलेरू आंध्र प्रदेश की है, पुलिकट जो है वो आंध्र और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया था, लेकिन इस बार वाला नहीं, इसके पहले 2020 के आसपास जो एग्जाम हुआ था उसमें। कह रहे हैं कि आप बताओ जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है। कहीं कहीं ना आपको ये चित्रकोट करके भी देखने को मिलेगा। ऑप्शंस देखें चित्रकूट में, तो आप देखिए चित्रकूट जलप्रपात है, तो वह हमें कंफ्यूज करने के लिए उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट है ना उसी में बता दे रहे हैं कि देखो वहीं पे है। दूसरा कह रहे हैं बस्तर में, तीसरा कह रहे हैं जबलपुर में और चौथा कह रहे हैं वाडा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो भैया हो जाएगा बी वाला, यानी कि बस्तर में। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ना ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा और इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अब नियाग्रा क्यों फेमस है ये आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई देखें लगभग 90 फीट है और इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, नियाग्रा, ठीक है, इंडियाज नियाग्रा। अगला क्वेश्चन देखें, अगले में पूछ लिया, एक बताइए भैया जो चित्रकूट जलप्रपात है वो किस नदी पे है। तो ये भैया इंद्रावती पे है, अभी ऊपर हमने इसको देखा ही है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हम लोग इसी चैनल पे ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी भी कर रहे हैं, हमने हिस्ट्री का भी सेशन स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी ऑलरेडी चल ही रही है, तो आप लोग इन सभी क्लासेस का लाभ जरूर लें। देखिए कहना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखें, एक साइड राज्य दिया है और दूसरी साइड जो हॉट स्प्रिंग है यानी कि गर्म झरने हैं उनका नाम दिया है। पहले राज्यों में देखें हिमाचल प्रदेश, और कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश का है तत्ता पानी, और उड़ीसा का कह रहे हैं तप्ता पानी, महाराष्ट्र का वज्रेश्वरी, गुजरात का नारायणी। तो जो सही उत्तर है वो तो डी वाला हो जाएगा क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो भी है वो सही सुमेलित है। चलिए आपको ना कुछ जो हॉट स्प्रिंग्स हैं जो पूछे जाते हैं स्पेशली जो इस ऑप्शन में दिए हैं उनके बारे में बताते चलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे कौन कौन से गर्म पानी के सोर्स हैं। तो एक तो है खीरगंगा, दूसरा है कसोल, तीसरा आपको मिलेगा पार्वती घाटी, चौथा है पार्वती नदी के तट पर मणिकर्ण साहिब तीर्थ, पांचवा है वशिष्ठ, नेक्स्ट है तत्ता पानी, अगला है अखाड़ा बाजार और नेक्स्ट है मणिकर्ण। ध्यान रखिएगा तत्ता पानी और तप्ता पानी दोनों अलग अलग हैं। जैसे ये जो है ये तप्ता पानी लिखा हुआ है, एक है हमारा तत्ता पानी, ये देखिए सामने सामने दिए भी हैं एग्जैक्टली। तो ये जो हिमाचल प्रदेश में है वो तो तत्ता पानी है और जो उड़ीसा में है वो तप्ता पानी है, ठीक है। चलिए उड़ीसा में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो उड़ीसा में आपको एक तो तप्ता पानी मिल जाएगा, दूसरा है अत्री और नेक्स्ट है हमारा देउला झारी। तो ये उड़ीसा के हॉट स्प्रिंग्स हैं। महाराष्ट्र के भी लगे हाथ देख लेते हैं, महाराष्ट्र के कौन कौन से हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा अरावली, अकोली, उन्हावरे, बोईसर, कोकनी और ब्रजेश्वरी, ठीक है, तो देखिए ब्रजेश्वरी दिया ही है। और गुजरात का नारायणी नहीं है। चलिए हम देख लेंगे कि गुजरात के कौन कौन से हैं। गुजरात के आपको लसुंद्रा, तुआ, कावी, तुलसीश्याम, लालपुर, धुलेरा, इस तरह से जो हॉट स्प्रिंग्स हैं ये आपको गुजरात में मिल जाएंगे। तो ये देखिए आपको कुछ और भी जो है चीज़ें दी हुई हैं कि गुजरात में आप देखिए टोटल 17 प्रमुख गर्म झरने हैं और उसमें आपको ये सारे नाम भी दिए हैं। तो इसको आप ना देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जो आपका मतलब होता है ना PDF, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो झीलों से पूछे गए थे, हॉट स्प्रिंग से पूछे गए थे। अब हम जलवायु से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लेंगे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं और अगला टॉपिक है जलवायु, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें जलवायु से क्या पूछा गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। ऑप्शंस क्या हैं, अहमदाबाद, कोची, लुधियाना या फिर तेजपुर। हमारे पास कह रहे हैं कि विकल्प है भैया केवल 1 और 2, दूसरा है कि केवल 1, 3, तीसरा कह रहे हैं केवल 2, 3 और चौथा है कि केवल 2 और 4।
तो इसका जो उत्तर है वो तो डी वाला हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 4 अर्थात कोच्चि और तेजपुर में आप देखेंगे सबसे अधिक आर्द्र जो जलवायु है इसका अनुभव होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो देखिए कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। भारत के वर्षा आंकड़े 2020 के अनुसार कोच्चि में 3158.1 mm वर्षा जो है, और ये कहाँ पे, एर्नाकुलम में होती है। अहमदाबाद में 684 mm, लुधियाना में 529 mm, तेजपुर में 1572.4 mm की जो वर्षा है वो होती है। अब ना जैसे नेक्स्ट बार अगर पूछा जाएगा तो क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा, यही 4 ऑप्शन रहेंगे और कहेंगे कि बताओ भैया जो अवरोही क्रम है या आरोही क्रम है। अगर आपसे अवरोही पूछा जाएगा तो फिर आपको बताना होगा कि सबसे कम मतलब कि अवरोही अर्थात होता है घटता क्रम, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा mm की वर्षा कहाँ होती है, उससे कम उससे कम उससे कम। अगर आपसे पूछे कि चलो जो है आरोही बताओ, यानी कि मतलब बढ़ता हुआ क्रम बताओ, तो सबसे कम जहाँ होती है पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इसी वजह से ना ये आपको दे दिया गया है कि कितने mm की वर्षा होती है, तो आप इसको आरोही और अवरोही में कर सकें। यहाँ देखिए स्पष्ट है कि कोच्चि और तेजपुर में अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्ष के कई महीनों में वर्षा होती रहती है, अतः आर्द्र जलवायु का अनुभव यहाँ पे किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे हैं कि भारत में मानसून की उत्पत्ति कौन सी पवनों के कारण होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ वर्षा होती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और सबसे पहले इसकी एंट्री जो है वो केरला में हो जाती है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पे स्टार्टिंग में हो जाती है और लगभग जून के पहले सप्ताह में होती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम पवन था, तो भैया पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले जो ऑप्शन हैं उनको बाद में अपना देख लीजिएगा। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि भारत में जो मानसून है इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। भारत में टोटल वर्षा का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही प्राप्त होता है। और भारत में जो मानसून पवनें हैं इनका प्रवेश केरल राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा होता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन जलवायु से थे। अब हम लोग देखेंगे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदाएं अगला टॉपिक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। अब कुछ लोगों को लगेगा ये कौन सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाएगा। नहीं भैया, ये हमारे एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी में अगर कुछ दिया है तो फिर वो स्टैटिक जीके है, उसको आप करंट से देखने की कोशिश ना करें। तो इस वजह से, और वैसे भी ये 2004 का मामला है। क्वेश्चन जो पूछा गया है 2014 यूपी मेंस में पूछा गया है। यूपी पीसीएस का जो आरओ होता है उसका मेंस में पूछा गया, तो 10 साल का अंतर है। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि अब नहीं पूछा जा सकता, अब भी पूछा जा सकता है। हो सकता है 2-3 स्टेटमेंट्स दे दें, उसमें कुछ करंट का मामला हो और इसमें इसको भी ठूंस दें, तो इस वजह से। देखिए क्या कह रहे हैं कि मतलब ऑप्शन है आपके पास मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल या फिर उत्तरी सरकार तट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो तट है ना वो किस साइड है। जैसे जो मालाबार तट है ये आपको केरल में मिलेगा, ठीक। कोंकण जो है ये आपको गोवा में मिल जाएगा। कोरोमंडल जो है ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, तमिलनाडु में। उत्तरी सरकार ये आपको उड़ीसा वाला जो रीजन है वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मतलब कि देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि जो पश्चिमी घाट है वो ये वाला घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जो तमिलनाडु वाला रीजन है वो पूर्वी घाट में आता है और जो कोरोमंडल तट है वो पूर्वी घाट में आ जाएगा। ये जो उड़ीसा वाला तट है जिसको हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं ये भी पूर्वी घाट में आएगा। केरल और जो गोवा का कोंकण घाट है या कोंकण तट है ये आपको पश्चिमी घाट में मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 2004 में जो सुनामी आई थी ना वो कौन से क्षेत्र में आई थी, अर्थात हिंद महासागर में आई थी या फिर जो है बे ऑफ बंगाल में आई है या फिर कहाँ आई है, ये अगर हमें पता होगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आप देखिए कि जो 2004 की सुनामी आई थी वो हिंद ओशन में आई थी 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है। और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो हमारे भारत देश का जो कोरोमंडल तट है अर्थात तमिलनाडु वाला तट है वो प्रभावित हुआ था। तो इसको आप याद रखें और इन तटों का नाम याद रखें, कौन से जगह पे है ये भी याद रखें। फिर से बता रहे हैं, मालाबार जो तट है वो केरल का है, कोंकण तट ये आपको वहाँ पे गोवा में मिल जाएगा।
और वो भी एक किसी दिन बताएंगे आपको कि कौन सी जगह से लेकर के कौन सी जगह तक ये वाला तट मतलब जाना जाता है। कोरोमंडल ये एक तो अपने तमिलनाडु का है ही और उत्तरी सरकार उड़ीसा के आसपास का है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। याद रखिएगा कि हिंद महासागर में ये सुनामी आई हुई थी 2004 में 26 दिसंबर को। तो एक ही क्वेश्चन जो है आरओ मेंस 2014 में पूछा गया था प्राकृतिक आपदा से, तो वो हमने आपको करवा दिया। अब जो क्वेश्चन है वो है भारत की मिट्टी, देखो कैसा गलत लिखा हुआ है, भारत की जो मिट्टियां हैं ना उनसे क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको ना काट दीजिए, मिट्टियां ऐसे लिखा जाता है, अच्छा नहीं दिख रहा है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखें, कानपुर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर या फिर झांसी। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो भैया डी वाला हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको मार मृदा देखने को मिलेगी, स्पेशली झांसी वाले रीजन में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, थोड़ा लंबी सा है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, जो काली मिट्टी है इसके भी दो भाग होते हैं, जिनमें पहले भाग को कांवड़ मिट्टी और दूसरे भाग को मार मिट्टी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो मार मिट्टी है वो किसका उपभाग है, तो भैया काली मिट्टी का उपभाग है। जो कांवड़ मिट्टी है वो अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, अगर टाइम टू टाइम उसमें जो है खेती हो तो। देखिए ऊपरी परत है, समय के साथ जो ऊपरी परत है मार मिट्टी की उर्वर मिट्टी है। ये मिट्टी गेहूं और कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसकी भौम्य प्रबंधन पैदावार लेने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि अगर आप देख रेख अच्छे से करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं कुल मिलाकर के। जो मार मिट्टी है वो पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि बुंदेलखंड जो है ना उसमें कौन से ज़िले शामिल हैं, कितने ज़िले शामिल हैं टोटल। और ये ना मैंने यूपी स्पेशल करवाया हुआ था, उसमें मैप में बताया हुआ है, क्योंकि आरओ में यूपी स्पेशल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा रखे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि भैया बताओ जो लेटराइट मिट्टी है ना वो कहाँ मिल जाती है। तो इसी के साथ साथ हम लोग लेटराइट मिट्टी के बारे में और भी जो पॉइंट्स हैं वो भी जान लेंगे। ऑप्शंस देखें, उत्तर प्रदेश नहीं, जहाँ पे बहुत बारिश होगी वहाँ पे आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश तो यहाँ भी नहीं, पंजाब नहीं, महाराष्ट्र, अगर केरला होता तो ज़्यादा ही अच्छा लगता क्योंकि केरला में ना सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका जो उत्तर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना होगा हमें, महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला। तो देखिए जो लेटराइट मिट्टी है ना इसके बारे में आपको कुछ मतलब फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो लेटराइट मिट्टी है उसमें कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कौन सी चीज़ें कम। तो इसमें लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, यानी कि जो लेटराइट मिट्टी है उसमें आपको आयरन की प्रचुरता मिलेगी और एल्युमिनियम की प्रचुरता मिलेगी। नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना और जो जैविक तत्व हैं इनकी कमी मिलेगी। किसकी? तो नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, नाइट्रोजन, पोटास, जो पोटेशियम, चूना और जैविक तत्व जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं, जो ह्यूमस हैं इनकी इसमें कमी मिलेगी। अब आप सोच रहे हैं कि ह्यूमस क्या है, तो भैया जो खाद्य पदार्थ टाइप का चीज़ होता है ना उसी को हम लोग ह्यूमस बोल देते हैं। जैसे पेड़ पौधे सड़े, जीव जंतु सड़े, तो उनका जो सड़ने के बाद क्या होगा, यही ह्यूमस ही बनता है। तो जब बारिश होती है ना, बहुत जोर की बारिश कहीं पे होगी, तो जो ऊपरी परत होती है, लेयर होती है जो ऊपरी वाली मिट्टी की, वो बारिश के साथ उसका कटाव हो जाता है, उसका मतलब क्षरण हो जाता है। जब जो ये सारी चीज़ें हैं यानी कि जो ह्यूमस है वो कट गया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एकदम ककरीली पथरीली टाइप की जो ज़मीन है वो मतलब सामने दिखाई पड़ने लगती है। तो जब इस तरह की ज़मीन होगी तो जाहिर सी बात है कि हर एक अनाज के लिए वो अच्छी नहीं मानी जाएगी, उपयोगी नहीं मानी जाएगी। तो कुछ खास किस्म की जो फसलें हैं वो लैटराइट मिट्टी में होती हैं, जैसे चावल हो जाता है, रागी हो जाता है, गन्ना हो जाता है, काजू हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स के लिए ये सबसे अच्छी मानी जाती हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा कि जो लैटराइट मिट्टी है वो आपको कहाँ मिल जाएगी। एक तो पश्चिमी घाट, इसी पश्चिमी घाट की वजह से ही ये महाराष्ट्र इसका उत्तर लगा है। पश्चिमी घाट में भी मिलेगी, पूर्वी घाट में भी मिल जाएगी, जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ मिल जाएगी, सतपुड़ा और विंध्यन जो है वहाँ मिल जाएगा, उड़ीसा में भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, असम का जो उत्तरी कछार वाला रीजन है, मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ, कुल मिला के जहाँ जहाँ भारी बारिश होगी वहाँ पे आपको लेटराइट मिट्टी मिल जाएगी। और लेटराइट मिट्टी जो है वो
ऊपरी लेयर जो मिट्टी के है उसके कटाव के बाद बनती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। चावल, रागी, गन्ना, काजू, कुल मिला के ड्राई फ्रूट्स के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी भी मानी जाती है। लोहा और एल्युमिनियम जो है इसमें नहीं हो, लोहा और एल्युमिनियम इसमें भारी मात्रा में होता है, जबकि ह्यूमस जो है वो नहीं होता है, नाइट्रोजन भी नहीं होता, पोटास भी नहीं होता, पोटेशियम भी नहीं होता, चूना भी नहीं होता। तो इन सबको थोड़ा याद रख लीजिएगा। आगे देखिए कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस: लाल मिट्टी नहीं, काली मिट्टी। काली मिट्टी भी उपजाऊ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा उपजाऊ एक मिट्टी है। इस बार ना क्रोनोलॉजी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है और दूसरे नंबर पे कौन सी थी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। काली मिट्टी या फिर जलोढ़ या फिर चूनेदार। तो भैया जलोढ़ मिट्टी जो है ना, एलुवियल जो सॉयल होती है, एलुवियल सॉयल, एलुवियल, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि कौन सी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं जो जलोढ़ मिट्टी है वो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। पीसीएस ने भी पूछा है, आरओ ने भी पूछा है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, पहले तो यही जानिए कि दो तरह की जलोढ़ होती है, एक तो पुरानी और दूसरी नई। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे हम लोग बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। जो नई जो है जलोढ़ मृदा है वो खादर कहलाती है, खादर। अब ये बांगर और खादर क्यों आ जाया जाता है? क्योंकि जहाँ पे जो नदियाँ हैं वो आना बंद कर चुकी हैं, वहाँ पे बांगर वाली मिट्टी पाई जाती है। जैसे जब नदियाँ आती रहती हैं ना, तो अपने साथ वो बहुत सारी चीज़ों को बहा कर के ले आती हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती रहती है। लेकिन अगर नदियों का आना बंद हो जाता है तो वो मिट्टी फिर उस तरह की उर्वर नहीं रह जाती, जैसे जहाँ पे नदियों का आना है वहाँ पे मतलब जिस तरह से उर्वरता रहती। तो जहाँ पे नदियों का आना बंद हो गया है वो बांगर हो गया है, यानी कि वो पुरानी जो है मिट्टी हो गई है, पुरानी एलुवियल हो गई है। जबकि जहाँ पे अभी भी नदियाँ जो है वो आ रही हैं, अपने साथ कई सारी चीज़ों को लेकर के आ रही हैं, तो वो खादर मृदा है। और जो बांगर है वो कम उपजाऊ होगी, खादर जो है वो अधिक उपजाऊ होगी। ये दो पॉइंट हमने देखा। और क्या देख लेंगे हम लोग? और हम देखेंगे कि जो हमारी मतलब कि वो कहाँ गई, कौन सी मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी है, इसमें किसकी जो है कमी और किसकी अधिकता होती है। तो पोटास की अधिकता होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि पोटास जो है वो अधिक होता है, लेकिन जो फास्फोरस होता है वो हाँ मतलब कि फास्फोरस की इसमें कमी होती है। ठीक है, अभी देखिए कहाँ पे ये मिल जाती है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, नर्मदा और ताप्ती का जो मैदान है, वहाँ पे आपको इसकी जो अधिकता है वो मिल जाएगी। हम लोगों की साइड भी ना ये जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। हालांकि हमारे गांव में तो सबसे ज़्यादा रेह यानी कि कल्हर जो मिट्टी है वो पाई जाती है। जिधर से निकलोगे ना, एक सॉन्ग आपको याद आएगा कि गली में गर्दा उड़ावत चलो टाइप का है ना, भोजपुरी सॉन्ग, कि गली में गर्दा उड़ावत चले, इस टाइप का। तो वैसे ही आपको लगेगा। आप घर से बाहर निकलो, स्टार्ट, इवन अपने दरवाजे पे भी अगर आपने ईंट वगैरह नहीं बिछवाई है ना दुआरे, तो फिर वही कहानी है। घर में अगर आपका घर पक्का नहीं है, पक्के का मतलब जो फर्श है वो पक्की नहीं है, तो आप जब घर के भीतर पैर रखोगे तो फिर केवल आपको ऐसा लगेगा कि कौन सी धूल मिट्टी में पैर रख दिए। तो इस तरह की स्थिति हम लोगों के यहाँ है। लेकिन जो खेत हैं वहाँ पे आपको इस टाइप की मिट्टी मिल जाती है, ठीक ठाक उपजाऊ है। मतलब कल्हर मिट्टी भी है हमारे यहाँ, लेकिन जलोढ़ मिट्टी भी है। और जो ताल वगैरह है वहाँ पे आपको काली मिट्टी टाइप की भी मिट्टी मिल जाती है। चलिए फिलहाल के लिए ये तो हमारे यहाँ की बात हुई। और हम देखेंगे कि इसमें आपको यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें किसकी अधिकता मिलेगी, तो पोटास की अधिकता है, लेकिन भैया फास्फोरस की कमी है। इसमें कौन सी फसलें अच्छी होती हैं? गेहूँ हो जाता है, मक्का हो जाता है, गन्ना भी हो जाती हैं, दालें हो जाती हैं, सरसों हो जाती है, बरसीम भी हो जाती है। अब कुछ लोग ना बरसीम नहीं जानते होंगे, तो बरसीम एक तरह की घास होती है मीडियम साइज़ की, जो जानवरों को खिलाने के काम आती है। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। और अब देखेंगे हम लोगों के यहाँ ना गेहूँ, चावल, दाल, मक्का ये सब ठीक ठाक हो भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में दिया है कि जो जलोढ़ मृदा है वो भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और ये मुख्यतः हिमालय के निक्षेप से बनी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। आ गया भैया, काली कपासी मृदा के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो काली कपासी मृदा है इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, बांगर, तो बांगर और खादर ये तो हमने देखा है एलुवियल सॉइल की वैरायटी है, तो ये तो होगा नहीं। भूर या फिर रेगुर? भैया भूर उर नहीं है, इसका जो उत्तर हो जाएगा रेगुर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो जो काली मिट्टी है ना, इसको स्थानीय रूप से काली मृदा या काली कपासी मृदा या फिर
चरनोजम करके भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चरनोजम मिट्टी, काली मिट्टी, काली कपाशी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी, तो इसके इतने सारे नाम हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए, जब हमने सबके बारे में देखा तो इसमें भी देख लेंगे कि इसमें किसकी अधिकता और किसकी कमी होती है। तो जो हमारा रेगुर मिट्टी है यानी कि काली कपाशी मृदा है, इसमें आपको लोहा यानी कि फेरस, चूना, कैल्शियम और इसके साथ साथ पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मतलब कि मैग्नीशियम, इन सभी की तो आपको अधिकता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जो जैवीय तत्व हैं इनकी कमी होती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है उसकी कमी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो तो अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो काली कपासी मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, जबकि लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। कहाँ पे आपको ये मिलेगी? तो हमारे भारत देश का गुजरात, महाराष्ट्र राज्य जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सारे रीजन में आपको ये मिल जाएगा। और ये किन सब्जी मतलब कि कौन सी फसलों के लिए उपयोगी हैं? तो कपास, भैया काली कपासी उसका नाम है, तो कपास के लिए उपयोगी है। दाल भी यहाँ पे आप उगा लेंगे, ज्वार, बाजरा, लिनसीड, अरंडी, तंबाकू, गन्ना, मसाले, फल और सब्जियाँ। और आप लोग बताइए कौन कौन है जो अरंडी मतलब क्या है ये जानते हैं? हम लोगों के यहाँ ना घर के पीछे जो है वो हुआ है अरंडी, उसको हम लोग चिया बोलते हैं। उसमें जो फल मतलब कि बीज रहते हैं, पहले फल लगते हैं, उसी फल को ही चाहे आप बीज कहें या जो भी मन करे वो कह लें, तो वो काला काला रहता है और उसको ना एक दूसरे की हथेली पे रख के लड़ाया जाता था। बचपन में हम लोग ये बहुत लड़ाया करते थे, चियाँ लड़ा करके फिर उसको जीतना, जैसे गोली खेला जाता है कंचा, तो वैसे ही। और उससे हालांकि वो बहुत काम का है, उससे तेल निकलता है जो कि सारी मतलब स्पेशली मतलब जो बाल वगैरह झड़ते रहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। पर कौन उसको जो है तेल बनवाए, बड़ी बात तो ये है। तो अरंडी जो है ना वो भैया एक तेल की वैरायटी है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलता है? काली कपासी जो मिट्टी है ऐसी मिट्टी में ये आपको मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों की साइड क्या क्या होता है। भैया मैं एकदम किसान फैमिली, एकदम ठेठ किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानती हूँ। मम्मी पापा दोनों ही पे मतलब कि किसान हैं, तो खेती बाड़ी होती रहती है, इस वजह से थोड़ी बहुत नॉलेज खेत के बारे में रह जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 में मिट्टियां दी गई हैं, सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए हैं। चलिए देख लेंगे। जलोढ़, काली, लाल या फिर मरुस्थलीय मृदा। ऑप्शंस राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो क्या कोई है जो आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ भैया ये तो यही होना चाहिए? बहुत अजीब है ना, एक को नहीं समझ आ रहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर एक को नहीं समझ आएगा तो ऑप्शन सॉल्व कैसे होंगे? अभी हमने देखा था कि जो जलोढ़ मृदा है ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ए का 2 कहीं दिया है, देखिए ए का 2 एक ही में दिया है, तो हमें और ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। हमारा जो आंसर है वो मिल गया 2, 3, 4, 1। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी हमें पता होना चाहिए, पता है भी। तो जो काली मिट्टी है ये आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में मिल जाएगी। अभी हमने देखा था ना, काली कपासी मृदा महाराष्ट्र में मिल जाती है। जो लाल मिट्टी है वो कहाँ मिलेगी? तो लाल मिट्टी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। और जो मरुस्थलीय मृदा है वो राजस्थान में। चाहे कुछ पता होता या ना होता, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा मिलेगी ये ज़रूर पता होता, लेकिन उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व ना होता। क्यों? क्योंकि ये जो राजस्थान का मरुस्थलीय यानी डी का 1, ये देखिए 2 जगह पे था ना। चलिए इसका उत्तर हमने देख लिया। ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमसे कह रहे हैं कि मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है, अर्थात जो मिट्टी का कटाव है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शंस देखें। कह रहे हैं कि सघन वृक्षों से, दूसरा कह रहे हैं वन नाशन से, मतलब अगर आप पेड़ों की कटाई करोगे तो फिर कैसे रोका जा सकता है, तो ये तो नहीं होगा। कह रहे हैं वन रोपण से, सघन वृक्षों से। मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं लग रहा है। हाँ देखिए, ये वृक्ष नहीं है, दरअसल यहाँ होना चाहिए था वर्षा, ठीक है, सघन वर्षा। क्योंकि अगर इस तरह से करते हैं ना तो 2 जो है इसमें सही हो जाता, एक सघन वृक्ष और दूसरा वनारोपण, तो 2 उत्तर तो होगा नहीं, उत्तर तो एक ही होगा। तो यहाँ ना वृक्ष नहीं है, सघन वर्षा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मृदा क्षरण है, क्या उसे हम लोग सघन वर्षा मतलब वर्षा से रोक सकते हैं, अर्थात भारी बारिश से? तो भैया भारी बारिश से ना तो मिट्टी का कटाव होता है,
इसका जो है क्षरण होगा, जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ही मिट्टी का कटाव होगा। तो ये तो एकदम सरासर रॉन्ग है। दूसरा, वनों की कटाई से, तो ये भी रॉन्ग है। तीसरा, वन रोपण से, यानी कि पेड़ पौधों को लगा करके, तो ये बात एकदम सही है। अतिचारण, यानी कि पशुओं के चारण से, पशुओं की बहुत ज़्यादा चराई कराने से, तो ये भी गलत हो जाएगा भैया। पशु जो है ना वो चुन चुन करके एक एक घास जो उनको पसंद आती है उसको खाते हैं, और साथ में उसके साथ ना वो मिट्टी भी ऊपर उठ जाती है। उठने का मतलब है उखड़ जाती है। तो इससे कटाव नहीं रोका जा सकता, बल्कि इससे कटाव ज़्यादा होगा। तो जो सही उत्तर है वो तो सी वाला हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके हम लोग मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए कि मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित होते हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, ये सर्वाधिक सशक्त उपाय माना जाता है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय जो कृषि है वो भी कर सकते हैं। अतिचारण और स्थानांतरित कृषि को रोक सकते हैं। जो स्थानांतरित कृषि है कि आज यहाँ कल वहाँ चले करके खेती करने के लिए, उसको रोक करके भी हम लोग जो मिट्टी का कटाव है उसको रोक सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लगभग समाप्त होने वाले हैं क्वेश्चंस। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता क्रम, यानी कि अवरोही क्रम में इसको सेट करना, अर्थात किसकी सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऑप्शंस देखें। पहला है कि मृत्तिका गाद बालू, दूसरा मृत्तिका बालू गाद, तीसरा है बालू गाद मृत्तिका और चौथा है गाद बालू मृत्तिका। तो जो सही उत्तर है ना वो आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले मृत्तिका आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता इसी की होती है। तो मृत्तिका देखिए 2 में है, लेकिन हमें फिर आगे भी पता होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जल धारण क्षमता होती है वो मृत्तिका की होती है, दूसरा गाद, तीसरा बालू। आपने देखा होगा जहाँ पे बलुहर मिट्टी होती है ना, वहाँ पे अभी आप सिंचाई करके आओ 2 घंटे बाद पानी का आता पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मिट्टी खत्म हो जाता है मतलब पानी ही एकदम खत्म हो जाती है। चलिए देखिए कि विकल्प में जो भी दी गई है मतलब कि मिट्टियाँ, उनके बारे में कह रहे हैं कि मृत्तिका यानी कि जो क्ले है उसकी जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, फिर दूसरे पे आता है शिल्ट, तीसरे पे आता है सैंड। बलुहर मिट्टी हालांकि आलू वगैरह के लिए अच्छी होती है, लेकिन पानी नहीं रोकती वो। अगर सब्जियों की फसल करनी हो ना तो उसके लिए भी ठीक मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 2017 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, तो ऐसा हल्के मत लीजिएगा। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है भैया। स्टेटमेंट, क्रोनोलॉजी एकदम इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस। क्या कह रहे हैं? कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन क्या है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। और ये जो क्वेश्चन ऊपर हमने देखा था ना, ये भी 2017 प्रीलिम्स का ही था, ये वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही हो गया, क्योंकि इसके पहले वाला हमने उत्तर अभी ही देखा है। दूसरा कह रहे हैं मृत्तिका में रंध्र होते हैं वो बड़े आकार के पाए जाते हैं। और कह रहे हैं नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें सही उत्तर चुनो। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर ये सब वही घिसा पिटा है, इसको आप देख लें। इसका जो सही उत्तर है वो आपको हम बताते हैं, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और कथन जो मतलब कि जो आर है ना, सॉरी गलत हो गया, सॉरी। देखिए कथन सही है, मृत्तिका में कह रहे हैं कि रंध्र जो है वो बड़े, नहीं, ये वाला रॉन्ग है भैया। जो इसमें रंध्र होते हैं ना वो छोटे आकार के पाए जाते हैं, इसी वजह से तो इसकी जो जल धारण करने की क्षमता है वो अधिक है। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो ए सही है, किंतु आर असत्य है, सी वाला हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, वो हमने यूं ही मजे में जैसे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से बोल दिए। तो इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा कि ए सही है। मिट्टी की प्रजातियों में जो क्ले होती है उसकी सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है, जबकि इसमें आप देखेंगे कि कारण है कि इसमें जो रंध्र होते हैं ना वो छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हो गया, इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। अगर आप लोग इसके साथ साथ ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी, हिस्ट्री सभी कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली क्लासेस 2 से 3 क्लासेस तक डेली हो जाती हैं, तो रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। जो क्वेश्चंस पूछे ना उन्हें कमेंट करिए, नहीं पता है तो गूगल करके कमेंट करिए। आजकल तो AI का ज़माना आ गया है, कुछ भी पूछ लो। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।